हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2024 और 7 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने दशकों पुराने आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू सिंप्लीफाई द डिकेड्स ओल्ड IT एक्ट। हु विल चेयर दिस पैनल? फर्स्ट ऑप्शन है दीक्षित मिश्रा, सेकेंड ऑप्शन है अरुण गोयल, थर्ड ऑप्शन है TV सोमनाथन, फोर्थ ऑप्शन है VK गुप्ता। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने दशकों पुराने आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर D, VK गुप्ता करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने दशकों पुराने आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए मुख्य आयकर आयुक्त VK गुप्ता की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। अपनी प्रारंभिक चर्चाओं में पैनल ने छूट को युक्ति संगत बनाने, गणना पद्धति को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने तथा अपील प्रणाली को कम बोझिल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल की देखरेख में हुई चर्चाओं में यह बात सामने आई है कि 1961 के कानून की 90 से अधिक धाराएं अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, देश भर में पोषण जागरूकता और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में राष्ट्रीय पोषण माह के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया? Which edition of the राष्ट्रीय पोषण माह was inaugurated at the Mahatma Mandir in Gandhinagar, Gujarat to enhance nutrition awareness and overall well-being across the nation? फर्स्ट ऑप्शन है 5th, सेकेंड ऑप्शन है 6th, थर्ड ऑप्शन है 7th, फोर्थ ऑप्शन है 8th। बताइएगा फ्रेंड्स, देश भर में पोषण जागरूकता और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में राष्ट्रीय पोषण माह के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C, 7th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन किया गया, जिसमें पूरे देश में पोषण जागरूकता और समग्र कल्याण बढ़ाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से निपटने के साथ साथ बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पोषण 2.0 के 4 प्रमुख स्तंभों सुशासन, अभिसरण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक भागीदारी को कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा देश दिसंबर 2024 से 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम फ्रॉम दिसंबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है कतर, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरबिया, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। बताइएगा फ्रेंड्स, कौन सा देश दिसंबर 2024 से 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सऊदी अरब 15 से 19 दिसंबर 2024 तक रियाद के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में 160 देशों से 10,000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें 1,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। इस फोरम का उद्देश्य दुनिया भर में मजबूत इंटरनेट प्रशासन के लिए नीतियों पर सरकारों, निजी क्षेत्र और गैर लाभकारी संगठनों के बीच आम सहमति बनाना है। IGF एक वैश्विक बहुहितधारक मंच है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2006 से आयोजित यह कार्यक्रम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देता है, सूचना साझा करने, अनुभव का आदान प्रदान करने और समाधान निकालने के लिए काम करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में 4 देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों से निपटने के लिए कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से किस देश ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? 4 countries have recently signed the charter and an MOU for the establishment of the Colombo Security Conclave sacred in Colombo to address security and stability challenges in the Indian Ocean region. Which of the countries has not signed this charter? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन है मालदीव्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों से निपटने के लिए कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर समारोह का आयोजन श्रीलंका सरकार द्वारा कोलंबो में किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने संबंधित सदस्य देशों की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रारंभिक, गैर पारंपरिक और उभरती हाइब्रिड सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न सुरक्षा स्तंभों में सतत क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में परिचालन शुरू करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है। हैज बिकम दी फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस टू कॉमेंस ऑपरेशन इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी।
फर्स्ट ऑप्शन है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है ICICI लोम्बार्ड, थर्ड ऑप्शन है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है इंडिया फर्स्ट लाइफ। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया फर्स्ट लाइफ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में परिचालन शुरू करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है। कंपनी ने देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवेश द्वार पर अपने IFSC बीमा कार्यालय का उद्घाटन किया। इंडिया फर्स्ट लाइफ के IIO में विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम होगी जो गिफ्ट सिटी के वैश्विक दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करेगी। कंपनी वैश्विक भारतीयों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया यूलिप उत्पाद इंडिया फर्स्ट लाइफ वेल्थ वॉइस प्लान पेश करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एयरलाइन का संचालन 12 नवंबर से एयर इंडिया के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो जाएगा, जो लगभग 2 साल पहले शुरू की गई विलय प्रक्रिया की परिणति को चिन्हित करता है। इस विलय के एक हिस्से के रूप में सिंगापुर एयरलाइंस नवसमेकित एयर इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? द एयरलाइंस ऑपरेशंस विल बी फुल्ली integrated with Air India starting from November 12, marking the culmination of a merger process initiated nearly 2 years ago. As a part of this merger, Singapore Airlines will acquire a % stake in the newly consolidated Air India. फर्स्ट ऑप्शन है 25.1, सेकेंड ऑप्शन है 24.1, थर्ड ऑप्शन है 23.1 या फोर्थ ऑप्शन है 22.1। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 25.1। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। विस्तारा एयरलाइंस 11 नवंबर को अपने ब्रांड नाम के तहत परिचालन बंद कर देगी। एयरलाइन का परिचालन 12 नवंबर से एयर इंडिया के साथ पूर्णतः एकीकृत हो जाएगा, जो लगभग 2 वर्ष पहले शुरू हुई विलय प्रक्रिया का समापन होगा। विस्तारा टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। हालांकि टाटा समूह के पास एयर इंडिया का भी स्वामित्व है, इसीलिए दोनों एयरलाइनों को एकीकृत करने का निर्णय परिचालन को सुव्यवस्थित करने और यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? फर्स्ट ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह जी को, सेकेंड ऑप्शन है सुजॉय लाल थाइसॉन को, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैकार्टी को, फोर्थ ऑप्शन है तेजिंदर सिंह को। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तेजिंदर सिंह को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उप वायुसेनाध्यक्ष का पदभार संभाला। एयर मार्शल तेजिंदर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में कमीशन दिया गया था। वह श्रेणी ए योग्यता प्राप्त उड़ान प्रशिक्षक हैं,
जिनके पास 4500 घंटों से अधिक उड़ान का अनुभव है तथा वे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने एक फाइटर स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन, एक प्रमुख फाइटर बेस की कमान संभाली है और जम्मू कश्मीर से एयर ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं। उन्हें 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसको 3 महीने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अंतिम अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the interim chairman and managing director of the Hindustan Petroleum Corporation Limited for 3 months? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है राजकुमार चौधरी या फोर्थ ऑप्शन है रजनीश नारंग। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसको 3 महीने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रजनीश नारंग जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रजनीश नारंग को 3 महीने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने पुष्प कुमार जोशी का स्थान लिया। 30 वर्षों से अधिक के अनुभव वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट नारंग ने कंपनी के लिए वित्त से संबंधित जिम्मेदारियों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रबंधन किया है, जिसमें कॉरपोरेट वित्त, ट्रेजरी, जोखिम प्रबंधन, मार्जिन प्रबंधन, विपणन वित्त, एसबीयू, वाणिज्यिक, रिफाइनरी परियोजनाएं आदि शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? Who was given the additional charge of the chairman of the Indian Oil Corporation? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, थर्ड ऑप्शन है वी सतीश कुमार या फोर्थ ऑप्शन है रजनीश नारंग। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वी सतीश कुमार जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वी सतीश कुमार ने देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला। वे निदेशक के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। यह पद उन्होंने अक्टूबर 2021 से संभाला है। उन्होंने अक्टूबर 2022 से 1 वर्ष के लिए निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। यह अवधि यूक्रेन रूस संघर्ष के कारण भू राजनीतिक तनावों से जुड़ी है। 35 वर्षों के करियर में कुमार ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में आईओसी की अग्रणी स्थिति बनाए रखने के प्रयासों का नेतृत्व किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के बरिंदर सरन ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित हैं? इंडियाज बरिंदर सरन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है क्रिकेट, सेकेंड ऑप्शन है हॉकी, थर्ड ऑप्शन है फुटबॉल, फोर्थ ऑप्शन है बॉक्सिंग। बताइएगा दोस्तों, भारत के बरिंदर सरन ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वीरेंद्र सहवाग ने 31 वर्ष की उम्र में तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने जनवरी 2016 में MS धोनी की कप्तानी में पदार्पण किया और भारतीय टीम में अपनी जगह खोने से पहले जून 2016 तक 6 एकदिवसीय और 2 T20 मैच खेले। वे कभी नीली जर्सी नहीं पहन सके और 8 साल बाद उन्होंने खेल से दूर जाने का फैसला किया है। सहवाग ने वनडे में 7 और T20 में 6 विकेट चटकाए और घरेलू स्तर पर सभी प्रारूपों में 137 विकेट चटकाए। इंडियन प्रीमियर लीग में 31 वर्षीय सहवाग ने 4 टीमों राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के लिए खेला है। 24 मैचों में हिस्सा लिया और 18 विकेट चटकाए। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।